आज के बाद तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन कभी भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आज हम इसे बहुत ही प्यार से और मजे में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एग्जाम में हमारे हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं। हेलो एवरीवन, मैं कुणाल और आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को बहुत ही प्यार से इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दो चीज को एक साथ समझेंगे बच्चे, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो इस स्लाइड पे आने से पहले मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले रहा हूं, ठीक है, जिसमें हम ये समझेंगे कि भैया हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है और होता क्या है। दोनों को आसान भाषा से समझने के लिए भैया हम एग्जाम्पल ले रहे हैं CH4 का, मतलब मीथेन का। ठीक है, हम ये देखेंगे ये मीथेन बनता कैसे है और इसी के साथ साथ हम ये समझ जाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है और कैसे होता है। ठीक है, तो मेरी बात समझिए। देखिए, अगर हम बात करें CH4 की, तो इसमें हमें पता है कि कार्बन है हमारा। ठीक है, अब कार्बन का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो क्या होगी, 1s2 2s2 एंड 2p2। ये कार्बन की क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसमें ये जो हमारी है, ये हमारे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यही हमारे इसके रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो स्टार्टिंग में हम ले रहे हैं कि जो हमारा नॉर्मल कार्बन होता है उसमें जो इसके सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो है 2s। और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s में इलेक्ट्रॉन है बच्चे 2। ठीक है, फिर 2p। अब आपको पता है कि बेसिकली हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेल के अंदर सबशेल और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल में रहते हैं। ठीक है, और 2p में कितनी ऑर्बिटल होती है, 3, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, 2। तो ये कार्बन है नॉर्मल फॉर्म में, इस तरह कार्बन में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपसे CH4 की, तो आपको पता है कि CH4 में कार्बन क्या करता है, 4 हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। मतलब 4 हाइड्रोजन के साथ वो क्या करता है, 1 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है। जैसे अब ये वाला कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में शेयर कर रहे हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ से होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से। अब देखिए, कार्बन हो या कोई भी एटम हो, वो कभी भी अगर अपना शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन पेयर की, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो देखिए अब इन दोनों ऑर्बिटल की बात करें, आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इनमें अभी एक एक है, मतलब इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की जगह है। तो इन वाले ऑर्बिटल को कार्बन हाइड्रोजन के साथ शेयर करके इनकी पेयरिंग कर सकता है। अभी ये अनपेयर्ड है, लेकिन अब इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसमें तो जगह है नहीं पेयरिंग के लिए। तो कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, जब हाइड्रोजन उसके पास बॉन्डिंग के लिए आएगा, तो कार्बन अपने आप को नॉर्मल से कौन सी स्टेट में ले जाएगा बच्चे, एक्साइटेड स्टेट में। जब हाइड्रोजन इसके पास आएगा तो ये थोड़ी सी एनर्जी यूज करेगा और उस एनर्जी से क्या करेगा, अपना एक s वाला इलेक्ट्रॉन भेज देगा। ये जो p का लास्ट वाला खाली डिब्बा दिख रहा है ना, खाली ऑर्बिटल, इसमें। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये चारों को अब क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, मतलब 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। लेकिन अब मेरी बात समझो, ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, ये 2s का है और ये 3 हमारे 2p के हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात समझिए कि जो 2s वाली ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है और 2p वाली ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, इनकी एनर्जी में बच्चे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, और क्योंकि एनर्जी में डिफरेंस है, तो जब ये 2s वाले इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करेगा, मान लीजिए इस हाइड्रोजन के साथ ये 2s वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ ये 2p वाला कर रहा है, तो होगा क्या कि इस हाइड्रोजन के साथ जो इसकी बॉन्ड की पावर होगी, बॉन्ड का नेचर होगा, वो इन तीनों से अलग होगा। तो ये हाइड्रोजन कहेगा भैया मेरे साथ भेदभाव क्यों। ठीक है, तुम तीनों के साथ एक तरह का बॉन्ड बना रहे हो मान लो, तो मेरे साथ अलग क्यों बना रहे हो। ठीक है, और इससे इसकी स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी। ठीक है, और जब लोगों ने CH4 का मॉलिक्यूल ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि चारों हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनता है वो तो सेम नेचर का बनता है। मतलब कार्बन ऐसे बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक बॉन्ड अलग नेचर का बन रहा है, बाकी बॉन्ड अलग नेचर के बन रहे हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस इसी का सॉल्यूशन ओवरकम करने के लिए अब कार्बन क्या करेगा, ठीक है, ये अपनी 4 ऑर्बिटल लेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन s में है और 3 p में है, मतलब एक s की ऑर्बिटल है और 3 p की ऑर्बिटल है। इन तीनों को मिक्स करेगा, मिलाएगा। ठीक है, और मिला के बनाएगा 4 नई ऑर्बिटल बच्चे, मिला के क्या करेगा, 4 नई ऑर्बिटल्स बनाएगा। ठीक है, और सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, एक एक। और इन जो ऑर्बिटल्स का नाम होगा, इनका नाम होगा sp3। कैसे, देखिए मैंने क्या बोला कि ये एक s वाली ऑर्बिटल ले रहा है, 3 p वाली, तो एक s और 3 p के ऑर्बिटल को मिला के इसने 4 नई, मतलब देखिए 4 ऑर्बिटल मिलाई तो ऑफकोर्स 4 नई ऑर्बिटल बनेगा। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन था तो इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो जो 4 नई ऑर्बिटल है इनका नाम sp3 क्यों पड़ा,
क्योंकि इनमें एक s और 3 p ऑर्बिटल को मिला के इन्हें बनाया गया है। इसका भी नाम sp3 होगा बच्चे, इसका भी नाम होगा, इसका भी नाम, ठीक है। अब अगर इन ऑर्बिटल की बात करें, क्यों इसमें एक s है और 3 p है, तो एक s होने की वजह से इसमें 25% इसकी प्रॉपर्टी होगी और 3 p होने की वजह से 75% किसकी प्रॉपर्टी होगी, p वाले की। और ये चारों में ऐसा ही होगा। कहने का मतलब अब चारों ऑर्बिटल क्या है, सेम प्रॉपर्टी वाली ऑर्बिटल है, सेम एनर्जी वाली ऑर्बिटल है, इन सबकी एनर्जी, इन सबकी प्रॉपर्टी सेम है। इन्हें हम डीजेनरेट ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है, जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम। अब कार्बन इन ऑर्बिटल के साथ जब हाइड्रोजन के पास जाएगा तो वो हाइड्रोजन से क्या कर सकता है, बॉन्डिंग, और चारों बॉन्ड का नेचर भी सेम होगा, पहले से स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, और जो पहले दिक्कत हो रही थी वो दिक्कत भी नहीं होगी। कहने का मतलब कि बेसिकली जो हमारे एटम होते हैं, ठीक है, ये हमारे एटम में जो हमारे ऑर्बिटल्स होती है, जिनमें हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये बॉन्डिंग के टाइम, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, जैसे अब हमने यहाँ पे देखा स्टेबिलिटी भी बढ़ाना है, और प्लस भाई हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो सारे बॉन्ड सेम नेचर के होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो अलग अलग नेचर के हो रहे थे। तो इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए इसने अपनी ऑर्बिटल को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और इससे जो हमारी ये नई ऑर्बिटल्स मिलती है, बस इन्हीं को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है, बस इसी प्रोसेस को बच्चे क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अगर हम इसको समझे बच्चे, अब आते हैं हम प्रीवियस स्लाइड में, देखिए क्या लिखा है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स विच हैव इक्विवेलेंट एनर्जी, डेफिनिट शेप एंड ओरिएंटेशन इन स्पेस एंड आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग। बेसिकली अगर देखें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी लगभग आसपास है, सेम नहीं है, आसपास है, वो मिलके नई ऑर्बिटल बना रही है, और उन नई ऑर्बिटल की सारी प्रॉपर्टी सेम है, उनकी एनर्जी इक्विवेलेंट है, शेप एक डेफिनिट है, प्रॉपर एक ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन मतलब कि कितने डिग्री पे वो रोटेटेड है, और वही हमारी बॉन्डिंग में क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। तो इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट में जो हमें ऑर्बिटल्स मिलती है उन्हें बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिडाइजेशन हमारे जो एटम होते हैं जनरली वो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं, जब वो बॉन्डिंग कर रहे होते हैं उस टाइम, ठीक है। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा आइडिया लगा आपको। अब अगर थोड़ा आगे और बढ़े तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन से हमें मॉलिक्यूल का शेप भी पता चलता है। कैसे पता चलता है, मैंने बोला ना कि जब हाइब्रिड हमारी ऑर्बिटल होती है ना, तो अब इन्होंने हाइब्रिड मतलब सारी ऑर्बिटल मिक्स होके, जैसे 4 ऑर्बिटल मिक्स हुई CH4 में, 4 नई ऑर्बिटल मिली, तो ये 4 ऑर्बिटल जो नहीं मिली, ये एक पर्टिकुलर शेप में अपने आप को अरेंज कर लेती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, मेरी बात समझिए, ऐसे समझिए, ठीक है, आसान भाषा में अभी, जैसे मान लीजिए कि कार्बन है, अब कार्बन की 4 ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के बाद मान लीजिए अपने आप को ऐसे, ठीक है, ऐसे अपने आप को अरेंज कर ली। तो हाइड्रोजन को अगर बॉन्डिंग करनी है तो हाइड्रोजन फिर यहीं पे आके लगेगा ना जहां पे ऑर्बिटल्स है, तो इस वजह से इसका जो शेप है, ठीक है, वो ऐसा हो जाएगा। मतलब हाइब्रिडाइजेशन से हम शेप भी फाइंड कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होने वाला है। अब अगर हम बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन की पढ़ाई हम किसके लिए करते हैं बच्चे, तो हाइब्रिडाइजेशन की पढ़ाई हम करते हैं सेंट्रल एटम के लिए। सेंट्रल एटम क्या होता है, जैसे हम CH4 की बॉन्डिंग कर रहे थे तो उसमें सेंट्रल एटम कार्बन था। जैसे मान लीजिए कि मैं बना रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें सेंट्रल एटम कार्बन होगा, ठीक है। मैं बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी भी कंपाउंड का ऑक्साइड बना रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने बनाया जिंक ऑक्साइड, तो उसमें जिंक क्या होगा, ठीक है, सेंट्रल एटम होगा। सेंट्रल एटम का मतलब ये है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चे क्या होती है, कम होती है, जनरली हम उसी को सेंट्रल एटम बनाते हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझिए कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है बच्चे, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती है। आपको पता है 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। तो हमेशा ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, और सिग्मा बॉन्ड की पहचान क्या है कि हमेशा जो सिंगल बॉन्ड होते हैं ना वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो बेसिकली याद रखिएगा कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। अब बच्चे ऐसा जरूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन होगा, कुछ कुछ जगह हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि हर जगह हाइब्रिडाइजेशन हो, कुछ कुछ जगह ऐसा है कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। मैं आपको एक काम देता हूं, आप थोड़ा सा रिसर्च करके कोई ऐसा मॉलिक्यूल निकालिएगा, बहुत आपके आसपास है वो मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें आगे, हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है, ये समझ लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भैया हम कैसे किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं कि इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है, और उसकी मदद से हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो किसी भी चीज का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो बस सिंपल से 3 स्टेप है। पहला, आप उसका लुईस स्ट्रक्चर बनेंगे, फिर उसका आप स्टेरिक नंबर काउंट करेंगे। अब स्टेरिक नंबर कैसे आता है बच्चे, आपको देखना है, देखिए सेंट्रल एटम में
कितने आपके सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और प्लस उसके पास कितने लोन पेयर है, इनको ऐड करेंगे तो आपका स्टेरिक नंबर आएगा। अब स्टेरिक नंबर जब आपको पता चल जाएगा तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक चार्ट दिया है और उस चार्ट की मदद से आप क्या फाइंड कर सकेंगे कि उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे है। मैं अभी एग्जांपल के साथ भी आपको बताऊंगा। देखिए चार्ट की बात करें पहले, तो देखिए ये है। अब इसमें क्या है कि अगर आपका स्टेरिक नंबर 2 आता है तो आप बोलेंगे हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। अब sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जब मिलेगी तो दो sp ऑर्बिटल बनाएगी। देखिए एक बात समझिए, जितनी ऑर्बिटल मिलेगी उतनी नई ऑर्बिटल मिलेगी बनेगी, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। इस केस में हमारी ज्योमेट्री, कभी कभी बच्चे आपसे पूछ लेते हैं लीनियर ज्योमेट्री होती है, इसका एग्जांपल BeCl2। अभी मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे फाइंड करना है, पहले ये टेबल समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये होगा ज्योमेट्री, ये इसका एग्जांपल, ठीक है। सेम केस में स्टेरिक नंबर 4 तो sp3, ये होगा क्या, ज्योमेट्री, और ये होगा एग्जांपल। इसी तरह ये देखिए आगे भी दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं और उसकी मदद से समझते हैं कि कैसे हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए कि मुझे आया कि PCl5 का हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करके बताओ, ठीक है। तो देखिए पहली बात, PCl5 में फॉस्फोरस हमारा जो होगा ये होगा सेंट्रल एटम, तो P को हम बीच में लिख देंगे। अब फॉस्फोरस का आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर होता है 15, तो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करेंगे 285 आएगा, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अराउंड, ठीक है। अब क्लोरीन, ठीक है, तो अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, अब देखो आपको पता है कि फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉस्फोरस के हमने क्या ले लिए, ठीक है, ये फॉस्फोरस के हम मान लीजिए हमने फॉस्फोरस के, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। आपको पता है क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये हमने क्लोरीन लिया, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी इसके पास कमी, ठीक है। फिर यहाँ पे भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी। सेम इसके पास भी होगा, सेम इसके पास भी बच्चा, सेम इसके पास भी। अब ये सारे क्या करेंगे, फॉस्फोरस के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जिससे क्या होगा, ठीक है, इन सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन होगा, फॉस्फोरस भी इनके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं कि ये हमारा फॉस्फोरस है, इस क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, इसके साथ सिंगल बॉन्ड और इसके साथ सिंगल बॉन्ड। जब सबके साथ देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो फॉस्फोरस के पास कोई भी क्या कहते हैं लोन पेयर नहीं बचा। लोन पेयर का मतलब बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जिसकी बॉन्डिंग नहीं हुई है। अब आपको स्टेरिक नंबर फाइंड करने के लिए पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। मैंने आसान काम बताया, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 5, और लोन पेयर है 0, तो 5 + 0 स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब अगर हम देखें, हम अपने चार्ट को देखें, तो देखिए स्टेरिक नंबर 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। तो हम बोलेंगे कि भैया PCl5, देखिए एग्जांपल में भी लिखा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिड। अब आप क्या करो, इस चार्ट को पॉज करके एसएस ले लो, और एसएस लेने के बाद इनके सारे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आप खुद से फाइंड करो और मैच करो कि यही स्टेरिक नंबर आ रहा है, और अगर यही स्टेरिक नंबर आ रहा है तो यही इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये इनकी ज्योमेट्री होगी। कहने का मतलब कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, क्या होता है, ये सारी बात मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी। एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।